नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मौसम की मार पड़ रही है, तापमान घट गया है और पूरा उत्तर भारत शीतलहरी की चपेट में आ गया है। लेकिन सियासत में गर्मी है और वह गर्मी बढ़ती जा रही है। लू चलने की नौबत आ गई है। मणिपुर से लेकर के अयोध्या तक जो गहमा गहमी सियासी रूप से देखा जा रहा है, उससे यही लगता है कि इस बार चुनाव जीतने के लिए दोनों पार्टियां या यूं कहें दोनों गठबंधन आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे को पटकनी देने की जुगत में भिड़े हुए हैं। एक गठबंधन असंवैधानिक रूप से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए, हिंदुत्व की धज्जियां उड़ाते हुए, शंकराचार्यों को अपमानित करते हुए, शास्त्रों, पुराणों, वेदों की अवहेलना करते हुए आगे बढ़ रही है, तो दूसरी पार्टी और गठबंधन इस देश की जमीनी हकीकत, अन्याय और नफरत के खिलाफ न्याय की यात्रा कर रही है। अब देखना है कि नफरत से लड़ने वाली, अन्याय से लड़ने वाली गठबंधन और पार्टी की जीत होती है या संविधान को रौंदने वाली, लोकतंत्र को खत्म करने, लोकतंत्र को खोखला करने, हिंदुत्व और हिंदू धर्म को तिरोहित करने और हिंदू धर्म के सबसे बड़े मठाधीश और शंकराचार्य को अपमानित करने वाली, ट्रोल करने वाली, शंकराचार्यों के ऊपर कीचड़ उछालने वाली पार्टी सत्ता हासिल करती है, या फिर न्याय के खिलाफ अन्याय के खिलाफ न्याय का युद्ध छेड़ने वाली पार्टी और गठबंधन की जीत होती है। आज देश दो धाराओं में तब्दील हो गया है। एक धारा है जो अपने सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और दूसरी धारा है जो इस देश के समग्र विकास के लिए, अन्याय, नफरत को दूर करने के लिए और इस देश की साझा संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को लोकतंत्र बचाने के लिए खुले आसमान के नीचे ठिठुरती रात में, ठिठुरते दिन में निकल चुकी है। और ऐसी जगह से यात्रा प्रारंभ की गई है जो पिछले 8-9 महीनों से हिंसा के दौर को देखता रहा है। लाखों लोग हिंसा के प्रभाव में आए और इसमें कई सौ लोग तो अपनी जान भी गंवा बैठे। कई महिलाएं अपनी जान और अस्मत गंवा बैठी। आपने देखा होगा कि मोदी राज में जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके उनका परेड निकाला गया था, बलात्कार किया गया और फिर गोली मार दिया गया, उसी नफरत भरे माहौल में जा करके न्याय की मांग करना और यह कहना कि पिछले जून के पहले, मई के पहले जो मणिपुर था वो मणिपुर अब नहीं है। राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने के पहले जो भाषण दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि जो मणिपुर मई के पहले, जून के पहले था वो आज नहीं रह गया है, और अब भी 8 महीने बीतने के बावजूद भी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर तबाह हो गया है और मणिपुर के कोने कोने में नफरत
फैली हुई है, लाखों को नुकसान हुआ है। तमाम भाई बहन, माता पिता अपने आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखे हैं। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं आए, लोगों के आंसू पूछने के लिए, लोगों के हाथ पकड़ने के लिए, लोगों को गले लगाने के लिए। राहुल गांधी ने इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक कहा कि मणिपुर आरएसएस और बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है। अगर हिस्सा मानते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मणिपुर के लोगों को 140 करोड़ लोगों में शुमार करते तो निश्चित ही मणिपुर जाते और मिलते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने की बात दूर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ करके भी अपील नहीं कर सके पिछले 8-9 महीनों से। तो ये नफरत का माहौल सिर्फ मणिपुर में नहीं है, नफरत का माहौल विपक्ष के खिलाफ है, 140 करोड़ जनता के खिलाफ है, ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, तमाम धर्मों के खिलाफ है। और उसी नफरत को, उसी अन्याय को अगर न्याय यात्रा के द्वारा राहुल गांधी दूर कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। और आपको बता दें कि इतनी बड़ी 6,700 किलोमीटर की यात्रा आज तक दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुई, भारत की तो बात ही दूर। पहला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा करके, और अपना ही रिकॉर्ड अब तोड़ने जा रहे हैं जो कि 6,700 किलोमीटर भारत को नापेंगे। और नापने का काम आज से आगाज कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के भारत नापने से, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब, पूरे भारत को नापने से इस देश से अन्याय मिटेगा, इस देश से नफरत मिटेगा? क्योंकि न्याय, अन्याय और नफरत फैलाने वाले आज ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, सर्वे सर्वा हो गए हैं, सर्वशक्तिमान हो गए हैं, और सिर्फ लोकतंत्र और संविधान को नहीं खत्म करना चाहते बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और इस देश को मनुस्मृति की ओर ले जाना चाहते हैं। 10 सालों तक इन्होंने राज क्या कर लिया, भारत को अपनी बपौती समझ लिया, और उस बपौती के तहत विपक्ष को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, और अपने सपनों का भारत, आरएसएस के सपनों का भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना करके, राजतंत्र बना करके, वर्ण व्यवस्था लागू करके, गुलामी और जहालत मनुस्मृति युग को ला करके। तो इस नफरत और अन्याय के माहौल में अगर राहुल गांधी न्याय की मांग कर रहे हैं और उस न्याय के लिए 67 दिनों तक खुले आसमान के नीचे रह करके कदम दर कदम नापते हुए, बसों से भी अपनी यात्रा करते हुए अगर इस देश के गरीबों से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, मुसलमानों से, हर जाति, हर समुदाय, हर संस्कृति के लोगों से रूबरू होते हैं और उनके दुख सुख को सुनते हैं, जैसा कि पहले सुन भी चुके हैं पहली यात्रा में, और उन्हें अपार जन समर्थन मिलता है, लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इनका सियासी इवेंट जो अयोध्या में चल रहा है ये कहीं टिक पाएगा? इसे आप धार्मिक अनुष्ठान मत कहिए, इसे आप उद्घाटन मत कहिए, इसे आप प्राण प्रतिष्ठा मत कहिए,
क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान किया गया है और इनकी ट्रोल आर्मी कह रही है कि कांग्रेस के इशारे पर शंकराचार्य यह रवैया अपनाए हैं और तमाम सवाल दर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार बन करके इस देश के धर्म को, इस देश के धर्मशास्त्रों को, इस देश के मठाधीशों को, शंकराचार्यों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो यह अपने में बहुत बड़ी बात है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते या मल्लिकार्जुन खड़गे होते, और थोड़े समय बाद हो भी जाएंगे, और एक भी शंकराचार्य छोटी सी भी कोई आवाज उठाता, तो यही प्रधानमंत्री, यही भारतीय जनता पार्टी, यही आरएसएस कांग्रेस के खिलाफ आग बबूला हो जाती और पूरा आसमान सिर पर उठा लेती। लेकिन आज चारों धामों के शंकराचार्य जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं और मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार कर चुके हैं, कोई आवाज आप आरएसएस के मुंह से नहीं सुनिएगा। आरएसएस अपने को गैर राजनीतिक संस्था मानती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा मानती है, लेकिन आरएसएस के मुंह से आपने नहीं सुना होगा, मोहन भागवत ने इस बात का खंडन नहीं किया कि शंकराचार्य ने किस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरा है और नरेंद्र मोदी किस तरह से बेशर्म जैसी स्थिति बनाए हुए हैं और उनके कानों तक आवाज जा ही नहीं रही है। तो सवाल सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की नहीं है, पूरे हिंदू धर्म शंकराचार्यों की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है। आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करके नरेंद्र मोदी क्या साबित करना चाहते हैं? इनका यह समझना है कि अभी आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करके 2024 जीता जाए और फिर 2029 तक जब मंदिर पूरा बन जाएगा तो फिर से उद्घाटन करके 2029 भी जीता जाए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और इस देश का नया गठबंधन जो बना है विपक्ष का, इंडिया, उन्हें ललकार रहा है और उनके अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करने के लिए पूरे भारत को नाप रहा है। और इस देश के 95 करोड़ मतदाता इस चीज पर गहरी नजर बनाए हुए हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है और उस अंधेरी गुफा की ओर जाते हुए देश को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे संविधान को बचाया जा सकता है, कैसे लोकतंत्र को खोखला होने, जर्जर होने से बचाया जा सकता है और कैसे इस देश की साझा संस्कृति को बचाया जा सकता है, उसकी तरफ 95 करोड़ मतदाताओं का ध्यान है। लेकिन जिस तरह से मंदिर उद्घाटन का शोरगुल मचाया गया है, जिस तरह से ढिढोरा पीटा जा रहा है, जिस तरह से राम को महिमा मंडित किया जा रहा है, इससे न केवल धर्मनिरपेक्ष लोग आहत हैं बल्कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी आहत हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया है, राम का इस्तेमाल सियासी मामलों में किया है। राम की मर्यादा भी तार तार कर रहे हैं, शंकराचार्यों की मर्यादा तो तार तार कर ही चुके हैं, साधु संतों मठाधीशों की भावनाओं के खिलाफ काम किए हैं और इस देश के 140 करोड़ लोगों को जिस पाखंड और अंधविश्वास का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इनके झांसे में कोई आने वाला है? इस देश में दो धाराएं चल रही हैं एक साथ, एक मनुवादी धारा और दूसरी अंबेडकरवादी धारा। अंबेडकरवादी धारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यही बात
आरएसएस को खल रही है, यही बात मोदी को खल रही है और यही बात तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को खल रही है कि अंबेडकरवाद कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कैसे आगे निकलता जा रहा है। उस अंबेडकरवाद को खत्म करने के लिए, दलित आंदोलन, बुद्धिस्ट आंदोलन को खत्म करने के लिए मनुवाद को पंख लगाया जा रहा है। मनुवाद आगे हो जाए और अंबेडकरवाद पीछे हो जाए। मनुवाद के साथ 15% सवर्ण है और अंबेडकरवाद के साथ 85% बहुजन समाज खड़ा हुआ है और इस 85% बहुजन समाज में भी मनुवादी हैं और इन्हीं मनुवादियों की वजह से आज नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं। अगर इन्हीं मनुवादी जो ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं, इनकी आंखें जिस दिन खुल जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी हवा में उड़ जाएंगे, आरएसएस हवा में उड़ जाएगा और कट्टरपंथी जितने भी संगठन हैं जो आज आपको अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं, इस राष्ट्र का भाग्य विधाता समझे हैं, सब के सब हवा में उड़ जाएंगे। जरूरत है हमें ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर जो मनुवादी टाइप के लोग हैं इनकी पहचान करके इन्हें अंबेडकरवादी बनाने की। अंबेडकरवाद का मतलब होता है वही जो राहुल गांधी जिसके लिए पूरा भारत नाप रहे हैं, न्याय, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, लोकतंत्र को आगे बढ़ाना अंबेडकरवाद है और संविधान, लोकतंत्र, साझा संस्कृति को चौपट करना मनुवाद है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को मनुस्मृति युग में ले जाना मनुवाद है। इस देश में अल्पसंख्यकों को खत्म कर देना, CAA, NRC ला करके और आने वाला है मार्च तक मुसलमानों को इस देश से खदेड़ने की कोशिश करना, षड्यंत्र रचना, ओबीसी, एससी, एसटी की नागरिकता खत्म करना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। न रहेगी नागरिकता और न ओबीसी का वर्चस्व रहेगा। तो जो ओबीसी के अंदर अंबेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, दलित पिछड़े आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनकी नागरिकता खत्म की जाएगी। मुसलमानों की तो नागरिकता खत्म ही होगी, उनका देश निकाला भी होगा और बाहर के देशों से, मुस्लिम देशों में जितने हिंदू हैं उनको लाया जाएगा, इस देश का नागरिक बनाया जाएगा। हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ हो गई है, 140 करोड़ मानी जाती थी, लेकिन अभी थोड़े समय पहले अमेरिका की एक संस्था ने, यूएनओ ने आंकड़ा जारी किया और उसमें कहा कि भारत की संख्या 142 करोड़ हो गई है और भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हो गया है, चीन को भी पछाड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। तो जो आंदोलन राहुल गांधी चला रहे हैं, जिस न्याय की मांग कर रहे हैं, उस न्याय की मांग अंबेडकरवादी पहले से कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े हैं और दो हाथ करने के मूड में भी हैं। आरएसएस अपने को समझता है कि अस्त्र शस्त्र की पूजा करके और उसके 57,000 शाखाओं में लठ चलाने और औजारों की ट्रेनिंग दे करके जवानों को कट्टरपंथी बनाने, लड़ाकू बनाने और लड़ करके लोगों को दबाने की जो उसकी सोच है, यह सोच धराशायी हो जाएगी, क्योंकि अब ओबीसी, एससी, एसटी जाग चुका है और अंबेडकरवाद का कारवां बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, आरएसएस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है राम मंदिर का मुद्दा छेड़ करके, राम मंदिर का मुद्दा सियासी मुद्दा बना करके। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती थी, 2019 में जीती, 2014 में जीती, 2024 में भी जीत सकती थी, लेकिन जो उन्माद फैलाया जा रहा है राम मंदिर को लेकर के,
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इसकी पोल खुल गई है और सभी वोटरों को पता चल चुका है कि ये हिंदुत्व को भी तबाह कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी को भी तबाह कर रहे हैं, मुसलमानों को भी तबाह कर रहे हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नशा के सत्ता के नशे में अहंकार और तानाशाही रवैया इन्हें पागल बना दिया है। पागल हाथी की तरह बौरा गए हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये धार्मिक मुद्दा खड़ा करके हम चुनाव जीत लेंगे तो इन्हें हिंदू ही हराएंगे। और हमें लगता है कि शंकराचार्य अपील करेंगे लोगों से कि नरेंद्र मोदी जो विष्णु के अवतार बनते हैं, इनकी विष्णु की छवि, भगवान की छवि जो बनाई गई है, गढ़ी गई है, इसके खिलाफ निश्चित रूप से शंकराचार्य आवाज उठाएंगे। और अगर शंकराचार्य अपील कर दिए हिंदुओं से कि हिंदू धर्म को तबाह करने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दीजिए, तो नरेंद्र मोदी को दिन में तारे दिखाई देंगे, आरएसएस को दिन में तारे दिखाई देंगे और इनका सारा नशा काफूर हो जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस मजबूती के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई छेड़ा है और खुले आसमान के नीचे आकर के मोदी को ललकार रहे हैं, और जिस तरह से मणिपुर में जाकर के मणिपुर के जख्म को कुरेदा और उस जख्म को दूर करने के लिए, अन्याय का समूल नाश करने के लिए जो अपील किया, उसे आपने देखा और सुना होगा। और अब हर रोज राहुल गांधी जनता के बीच से ही जनता को, पूरे देश को, पूरे विश्व को अपील करेंगे, अन्याय के खिलाफ डरो मत, जायज मामलों में डरो मत, नाजायज काम नहीं कीजिए, लेकिन जो अत्याचार हो तो उस अत्याचार का विरोध भी करना सीखिए, उठ करके खड़े होइए, डरिए नहीं। जैसे विपक्ष डरा हुआ है, सीबीआई ईडी आईटी का आतंक इतना फैलाया गया है कि विपक्ष डरा हुआ है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर खड़ा है, इनके बंदर घुड़की के आधार पर। ममता बनर्जी को इन्होंने उनके भतीजे अभिषेक को फंसाया और उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई ईडी आईटी का प्रयोग करके ममता को इंडिया के खिलाफ जहर उगलने के लिए छोड़ दिया है, उसे हर कोई देख रहा है। और जिस तरह से कई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सम्मन दर सम्मन भेजे जा रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 8 सम्मन गए हैं। उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तेजस्वी यादव के खिलाफ 3 सम्मन गए हैं। आम आदमी पार्टी के समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 4 सम्मन गए हैं। और इन सभी मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, यहाँ तक कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं चुनाव से पहले। तो इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं ताकि ये सत्ता में भागीदारी न कर सके, चुनाव न लड़ सके, और जनता के सामने यह कहा जाएगा कि हमने भ्रष्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जनता ये सवाल जरूर पूछेगी कि क्या भ्रष्ट नेता सिर्फ विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में नहीं है? और उसके बाद सत्ता पक्ष में हुए भ्रष्टाचार को गिनाना शुरू कर दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेकड़ी निकल जाएगी। और जिस ढर्रे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस चल रहा है, उस ढर्रे से उन्हें दोबारा तीसरी बार सत्ता नहीं मिलने वाली है। इस देश ने देख लिया है कि 10 सालों में
कि देश में अन्याय और नफरत का राज हो गया। देश में विपक्ष को खत्म करने की मंशा जाहिर हो गई बीजेपी की। देश में लोकतंत्र को खत्म करने, संविधान को खत्म करने, संविधान को हटाने, मनुस्मृति को संविधान बनाने के लिए कस्में खाई गई हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई गई हैं। तो इस देश में जो अन्याय, जो नफरत का माहौल है, अगर उसे दूर करने में राहुल गांधी कामयाब होंगे तो इस देश के सबसे बड़े कद्दावर नेता होंगे मोदी, तो उनके सामने पसंगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 140 करोड़ लोगों तक पहुंच सके और वह कुछ सोच सकें कि कैसे वोट पर चोट करना है और इस अहंकारी सत्ता को उखाड़ फेंकना है।